सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर चालू किया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है और आंतरिक पुनर्निर्माण कब वांछनीय होता है, यानी उसकी आवश्यकता कब पड़ती है। तो मैंने आपको ये बताया था, फटाफट आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका जन्म कंपनी अधिनियम 1956 के रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, और कंपनी के जीवन काल में यदि कोई आर्थिक रूप से उच्चावचन आ जाते हैं, कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या कंपनी की वित्तीय संरचना में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के जीवन काल की एक तरीके की शल्य क्रिया होती है, एक तरीके की सर्जरी होती है। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बीमारी आ जाए तो उसकी ऑपरेशन कराना आवश्यक हो जाता है, इसी प्रकार से एक कंपनी के जीवन काल की एक तरीके की ये शल्य क्रिया या सर्जरी के समान है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन नहीं होता है, यानी कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी को वापस से पटरी पर लाने का प्रयास किया जाता है, कंपनी को वापस से सुचारू रूप से उसकी आर्थिक स्थिति सही ढर्रे पर आ जाए, इसका एक प्रयास किया जाता है। और आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता कब होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि या तो कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक क्लिष्ट हो जाए, जटिल हो जाए, टिपिकल हो जाए, तो उसको सरल बनाने के लिए आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है। पूंजी संरचना क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जब कंपनी की एकत्रित हानियां बहुत अधिक हो जाएं, यानी कंपनी के बहुत अधिक लॉस इकट्ठे हो जाएं, कई वर्षों तक कंपनी हानि की स्थिति में चल रही हो, तो उसको वापस से हानि से निकालकर लाभ की स्थिति में लाने का एक प्रयास आंतरिक पुनर्निर्माण में किया जाता है। इसी तरीके से जब कंपनी की संपत्तियां पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हों, तब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। एक तरीका बताया था आपको, एक परिस्थिति बताई थी कि जब कंपनी अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना चाहती हो, तब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। या जब कंपनी की समता अंश पूंजी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल एवं स्थिर लागत वाली पूंजी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर के मध्य संबंध उचित ना हो, यानी कंपनी का कैपिटल गियरिंग रेशियो उचित ना हो और कंपनी इसको सही करना चाहती हो, तब भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। सो स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा गया है। तो अब इसकी अपन प्रैक्टिकल एंट्रीज कैसी होती हैं वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रारूप, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या इसका तरीका होता है, इसकी अब चर्चा आज अपन करेंगे। तो ये अपना है पार्ट 2, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट 2। तो देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। एंट्रीज में अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ये एंट्रीज समझ में आएंगी तो अपन पूरा 20 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, वो आप कर पाएंगे। तो देखिए, अब इसको समझिए। आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप, यानी किस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसके 3 तरीके हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के कंपनी के पास में। पहला तरीका तो ये है कि कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन करे, यानी कि चेंज इन शेयर कैपिटल। दूसरा तरीका है कि कंपनी अंश पूंजी में कमी करना, इसको कहते हैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो एक तो चेंज इन शेयर कैपिटल और एक रिडक्शन इन शेयर कैपिटल।
और तीसरा तरीका है कि कंपनी के सदस्यों और कंपनी के लेनदारों एवं ऋण पत्रधारियों के साथ योजना बनाना। यानी कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स विथ members, creditors and डिवेंचर होल्डर्स, इनके साथ मिलकर कंपनी एक योजना बनाती है। किस किस के साथ? कंपनी के सदस्यों के साथ, लेनदारों के साथ और ऋण पत्रधारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के प्रारूप हो गए 3। पहला तरीका, कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर दे, चेंज इन शेयर कैपिटल करे। दूसरा तरीका, कंपनी अंश पूंजी में कमी कर दे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। और तीसरा तरीका कि कंपनी के सदस्य, कंपनी के लेनदार और कंपनी के ऋण पत्रधारियों के साथ मिलकर एक अनुविन्यास की योजना बनाई जाए, कैपिटल रिडक्शन की योजना बनाई जाए। आपके जो 20 नंबर का सवाल आता है उसमें कुछ एंट्रीज तो आती हैं अंश पूंजी में परिवर्तन करने की, कुछ एंट्री आती है अंश पूंजी में कमी करने की, कुछ एंट्री आती है अनुविन्यास की योजना की। तो इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का। तो अभी एक एक पार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अंश पूंजी में जो परिवर्तन है ये कितने तरीके से होता है। तो अंश पूंजी में परिवर्तन करने के तरीके हैं 5। अब इसमें पहला तरीका है अंशों का समेकन। अब इनको एक एक तरीके को समझना है और इनकी एंट्रीज समझनी है। एंट्रीज अगर आपके समझ में आ गई तो आप फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। अंशों का समेकन करना, दूसरा है अंशों का उपविभाजन करना, तीसरा है अंशों को इक्विटी स्टॉक में एवं स्टॉक को अंशों में बदलना। चौथा तरीका है नए अंश निर्गमित करना, नए अंश निर्गमन द्वारा। और पांचवा तरीका है अनिर्गमित अंश पूंजी को रद्द करना, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अब ये 5 तरीके हैं अंश पूंजी में परिवर्तन करने के। कितने तरीके हैं? 5। अब इनमें से एक एक तरीके की अपन बात करेंगे और उसकी एक एक की एंट्रीज अपन क्लियर करने की बात करेंगे। तो देखिए, फिर समझ लीजिए, पहला तरीका क्या है? आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप में 3 प्रारूप हैं। एक तो चेंज इन शेयर कैपिटल, एक रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स। और इन सबको मिलाकर आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का। अंश पूंजी में परिवर्तन करने के तरीके हैं 5। अंशों का समेकन करना, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अंशों का उपविभाजन, इसको कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर के भी पूछे जाते हैं कि अंशों के समेकन से आप क्या समझते हैं।
अंशों के उपविभाजन से आप क्या समझते हैं? अंशों को स्टॉक में बदलने की एंट्री कीजिए। ये भी क्वेश्चन एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं, और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, उसमें इन सब की एंट्रीज होंगी मिक्स। कुछ एंट्रीज इसकी भी आएंगी अंश पूंजी में कमी करने की, और कुछ एंट्री इसकी आएंगी जो आपस में योजना बनाते हैं सदस्य, लेनदार और ऋण पत्रधारी। तो इन सबको मिक्स करके 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आपके बनता है। तो अपने अंश पूंजी में परिवर्तन करने के तरीके हैं 5। अंशों के समेकन द्वारा, अंशों के उपविभाजन के द्वारा, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलने के द्वारा, नए अंशों के निर्गमन द्वारा। ये आपने पहले इसकी एंट्रीज तो आपको पता है। नए अंशों का निर्गमन कैसे होता है ये आप 11, 12 से और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए हैं कि इक्विटी शेयर कैसे इशू होते हैं। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांगते हैं, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मांगते हैं, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं, कुछ पैसा सेकंड कॉल पे मांगते हैं। वो सारी एंट्रीज इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये वाला पोर्शन तो आपको लगभग पता है, फिर भी अपन इसकी एक एंट्रीज एक बार करेंगे। और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। तो ये कुल मिलाकर 5 तरीके हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक तरीके की बात करेंगे कि अंशों का समेकन क्या होता है, समेकन का तात्पर्य क्या होता है, और फिर समेकन की एंट्री क्या होती है। अंशों का उपविभाजन क्या होता है, किसे कहते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है। इन दोनों के बीच में अंतर भी कई बार पूछा जाता है, समेकन और उपविभाजन में अंतर बताइए। तो वो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बात। आप ये सारे लेक्चर बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको पूरी बात सारी समझ में आती जाएगी और सारी एंट्रीज आपके बिल्कुल समझ में आती जाएंगी। और 20 नंबर का इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें से प्राय करके पूछा जाता है। थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें से बड़ा पूछा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।